आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी, पहले हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि टर्मिनोलॉजीज़ और आर्काइव्स जहाँ पर कि डेटा सारा हमारा सेव होता है जो कि हमें मिला है मतलब हिस्टोरियंस को, जिसकी वजह से वो हिस्ट्री को एक्यूमुलेट कर पाए हैं और आपके सामने पेश कर पाए हैं। तो सारे जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के वो हमें कैसे मिले हैं और कैसे डेवलप हुआ हर चीज़, हर टर्म, हर राज्य का नाम या कोई भी चीज़ कैसे डेवलप हुई। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब 7th सेंचुरी में हम आ गए हैं। उसके बाद का टाइम ये है, उसमें क्या है, कुछ नई डायनेस्टीज इमर्ज होके आई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लाइन वाइज, बुक की लाइन वाइज हम अगर रीड करेंगे और साथ साथ समझते भी चलेंगे, जिससे कि चैप्टर आपको बुक के थ्रू भी इजीली समझ में आ जाए और वैसे भी आपको सारी टर्म्स और सारी चीज़ें क्लियर होती चले। तो अपने माइंड में एक इमेज बनाकर अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और समझने की कोशिश कीजिए। और स्टार्ट करते हैं हम, चलिए। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। ठीक है, 7th सेंचुरी के बाद बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ डेवलप हो गई। ठीक है, ये जो मैप है हमारा, मैप 1, ये हमें मेजर रूलिंग डायनेस्टीज जो थी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, उसकी दिखाती है सब कॉन्टिनेंट की बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरीज़ के बीच में। यही मेन डायनेस्टीज से देखिए, जैसे कन्नौज है, गुर्जर प्रतिहार है, चाहमनाज है, परमार्स है, चंदेल्स है। ठीक है, आगे हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो उसमें ये सारे नाम बार बार आएंगे आपको, तभी बहुत फेमिलियर लगेंगे। ठीक है, अभी यहाँ का ये आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया, जैसे साउथ में राष्ट्रकूट्स थे। ठीक है, तो ये चोलास थे। तो ये सारी डायनेस्टीज़ आपको, चोल, चेर, पांड्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ है साउथ की। तो आपको अब इनके बारे में समझ में आएगा कि कैसे ये डेवलप हुई, कैसे ये कितने समय तक ये रही। और यहाँ लोकेट करने के लिए भी देखिए इन डायनेस्टीज़ का ही नाम यहाँ पर बोला गया है, जो कि मैंने आपको अंडरलाइन और सर्कल करके दिखाई है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ उस समय की रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का मैप आप देखते हैं तो उसमें अलग अलग रीजन्स बटे हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ रीजन है, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है। तो उसमें हर एक रीजन में कुछ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे, वही राज करते थे उस टाइम तक। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समंतास। और जो किंग होते थे, जो उनके ऊपर होते थे, वो उनको क्या बोलते थे कि ये उनके नीचे काम करते हैं। सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो नीचे काम करने वाले लोगों को बोलते हैं। उनका नाम क्या बोलते थे, वो सामंताज यानी सामंत बोलते थे हिंदी में। ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। ठीक है, तो उन सामंतों से क्या उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी जनता से बेशक टैक्स कलेक्ट करें उनके लिए, और वो उनको गिफ्ट के रूप में क्या करें, अपने किंग्स को गिफ्ट करें, कुछ ना कुछ देते रहें, ट्रिब्यूट देते रहें। ठीक है, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, और दरबार में भी हाजिर हों समय पर, और प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और जब ज़रूरत पड़े राजा को, किसी भी एक दूसरे राज्य से जब उसको वॉर में जाना पड़े या किसी भी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि मिलिट्री की ज़रूरत पड़े, तो वो मिलिट्री सपोर्ट, वो सामंत क्या करते थे, अपनी अलग अलग मिलिट्री बना कर रखते थे और उनको सपोर्ट, किंग्स को जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो उन सामंतों से ही अपना सेना की जो हेल्प लेते थे। ठीक है, एज सामंताज गेंड पावर एंड वेल्थ। ठीक है, अब इस बात से आपको पता चल गया होगा कि जब सामंत से ही सेना का अरेंजमेंट करना है, तो यानी कि सामंत बहुत पावरफुल है क्योंकि उनके पास सेना है, और वेल्थ भी है क्योंकि वो गिफ्ट देते हैं किंग को। तो जब उनके पास ये सब चीज़ें हैं, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंत। तो उन्होंने अपनी उपाधि थोड़ी बढ़ा ली, अपना टाइटल बढ़ा लिया। उन्होंने कहा हम महासामंत हैं, महामंडलेश्वर, यानी कि अपने एक उपाधि यानी अपने आप को टाइटल दिया महामंडलेश्वर का, जिसका मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन। जैसे कि ये पूरा इंडिया है मान लो, तो इस सर्कल का एक महामंडलेश्वर एक सामंत है और दूसरे का कोई और है। इस तरीके से उन्होंने रीजन वाइज अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था, अपने आप को टाइटल दिया था, एंड सो ऑन। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कई बार क्या होता था, वो अपने किंग से भी अपने आप को आज़ाद कर लेते थे कि वी आर नॉट अंडर एनी किंग, वी आर फ्री, वी आर सॉवरेन। ठीक है, हम अपनी नज़र में खुद राजा हैं। एक्सक्यूज मी। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। ठीक है, ऐसा ही एक इंस्टेंस जो कि बोल रहे हैं कि अपने ओवरलॉर्ड से उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, अपने आप को आज़ाद कर लिया था। तो डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट्स जो थे, जो हमने भी मैप में देखा ना,
ये जो राष्ट्रकूट थे ये भी इसी तरह की डायनेस्टी थे जो कि इन्होंने अपने आप को अपना अलग किंगडम बनाया, ठीक है। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू चालुक्यास। शुरू में जो चालुक्यास थे ना, ये वाले यहाँ पर अभी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी शो शायद नहीं किया गया, ठीक है। चालुक्यास एक डायनेस्टी थी, उसके सबॉर्डिनेट होते थे वो पहले, ठीक है। मिड 8th सेंचुरी तक दंतीदुर्ग जो एक राष्ट्रकूट चीफ था, ठीक है, ये चालुक्य कर्नाटका से बिलोंग करते थे। तो राष्ट्रकूट जो चीफ था उसने क्या किया, चालुक्यास को ओवरथ्रू कर दिया, यानी कि वो उनको उनकी जगह से हटा दिया अपने ओवरलॉर्ड को, और परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड, उसने एक रिचुअल के जैसे यज्ञ टाइप से करते हैं ना, ठीक है, ऐसे हिरण्य गर्भ एक रिचुअल किया। इसका मतलब है हिरण्य का मतलब होता है गोल्डन, और गर्भ मतलब जो माँ का गर्भ होता है ना, वॉम्ब, उसको बोलते हैं। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, जब ये ब्राह्मण्स की हेल्प से, आपको पता है जो कोई भी यज्ञ या कोई भी पूजा पाठ होता है तो वो ब्राह्मण करवाते हैं, तो ब्राह्मण की हेल्प से जब ये रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था, इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ अ सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय, ठीक है। तो ऐसा समझा जाता था कि ये जो भी बलि चढ़ा रहा है उसके इसका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। एंड इवन इफ़ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, चाहे मतलब वो अब जब वो इस यज्ञ करने के बाद वो एक क्षत्रिय बन जाएगा, चाहे उसने दोबारा जन्म नहीं लिया, लेकिन उसको माना जाएगा कि वो दोबारा जन्म लेके क्षत्रिय बन गया है, ठीक है। तो इन अदर केसेस मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। कुछ केसेस ऐसे होते थे, एक तो यहाँ हो गया इन्होंने, इसने अपने ओवरलॉर्ड को हटा दिया। दूसरा केस ऐसा भी होता था कि कुछ इस तरह की जो ऐसी फैमिलीज होती थी जो मिलिट्री रखती थी, वो अपने मिलिट्री स्किल को यूज़ करती थी अपने किंगडम्स को बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस जो कादम्ब मयूर शर्मन है जो, और एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये ब्राह्मण थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन जो ब्राह्मण का काम होता था, जो नॉर्मल पहले ब्राह्मण क्या पूजा पाठ करवाने का काम करते थे, वो उसने छोड़ा और उन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है। क्षत्रिय जो लोग होते थे वही उनको माना जाता था कि वही हथियार उठा सकते हैं, वही लड़ाई में जा सकते हैं। तो उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा और आर्म्स उठा लिए। सक्सेसफुली उन्होंने अपना एक किंगडम बनाया कर्नाटका में और राजस्थान में। कर्नाटका में किसने बनाया, कादम्ब मयूर शर्मन ने, और गुर्जर प्रतिहार ने राजस्थान में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला यहाँ पर। तो आपको समझना है, ये आपको याद भी रखना है कि कौन सा किंगडम कहाँ से बिलोंग करता है। अब है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। तो इन किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन से आप समझते हैं जो काम काज होता है राज्य का, उसको कैसे चलाते हैं, जैसे कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, कैसे टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे, कैसे जनता की भलाई के काम किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। तो ये कैसे चलेगा। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। तो ये जो जितने भी किंग थे ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े टाइटल्स ले लेते थे, जैसे महाराजा, अधिराज, ऐसे बोलते हैं ना। तो ग्रेट किंग मतलब ओवरलॉर्ड ऑफ थिंग्स किंग्स, एंड त्रिभुवन चक्रवर्तीन, यानी कि तीनों जो वर्ल्ड हैं, तीन दुनिया, जो तीनों त्रिलोक के जो स्वामी कहते हैं, एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ये जो सारे दावे वो अपने लिए करते थे कि हम ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, उसके बावजूद दे ऑफन शेयर्ड पावर विद सम सामंतास, तब भी वो अपने कुछ सामंत पहले की तरह रखते थे, एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, और कुछ किसानों का उनकी एसोसिएशन भी रहती थी, ट्रेडर्स और ब्राह्मणास की एसोसिएशन बनाकर वो रहते थे। इन ईच ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेज वर obtained फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। हर स्टेट में खाने पीने का सामान चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस जो चलता है उसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो जितने भी रिसोर्सेज थे, पानी था और खाने पीने की चीज़ें थी, वो सब कहाँ से, प्रोड्यूसर जो उसको उगाते थे, यानी कि किसान, और जो जानवर रखते थे, कैटल कीपर्स, एंड आर्टिसंस जो आर्टिस्ट थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। उनको कहा जाता था जो भी तुम बना रहे हो, जो भी तुम उगा रहे हो, उसका कुछ पार्ट आपको देना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। एंड समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट, और वो बोलते थे कि ये आप अपने राजा को रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। हु असर्टेड एंड दैट ही ओन द लैंड, क्योंकि वो ये मान के बैठे कि आपने ये लैंड ली है, ठीक है, तो आप इसके लिए रेंट लो, क्योंकि ये उनकी लैंड है और आप उनकी लैंड पे रह रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में, रेंट के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। रिवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो व्यापारी लोग होते थे उनसे भी रिवेन्यू, यानी टैक्स जैसे आज भी सरकार कलेक्ट करती है, ऐसा कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉक्स के अंदर भी देखिए कुछ बताया गया कि 400 टैक्सेस। द इंस्क्रिप्शन जो चोलास की इंस्क्रिप्शंस मिली, जो कि वो दीवार पर खुदवाते थे या पिलर्स पर,
हु रूल्ड इन तमिलनाडु, ठीक है, चोलास तमिलनाडु को रूल करते थे, मैंने दिखाया आपकी मैप में। रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। उनके यहाँ 400 टाइप के टैक्सेस थे, अलग अलग नाम से उनको बोला जाता था। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्सेस वेत्ती, सबसे ज़्यादा वेत्ती टैक्स का जिक्र होता है। आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, फैक्ट के रूप में आपको याद रखनी है। टेकन नॉट इन कैश, इसको कैश में नहीं लिया जाता था, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता था, उसके रूप में लिया जाता था, ठीक है। वेत्ती यानी आपको काम करना है आपके लैंडलॉर्ड के घर पर, यानी कि जो भी आपसे टैक्स लेना चाहता है। एंड कदमई और लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये सारे टैक्सेस थे। देवर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, ठीक है। इतने सारे जो मतलब घर को थैच करना मतलब होता है ना, आपने उसको पक्की छत बनवा रखी, तो उस टाइप की टैक्सेस होते थे। एंड यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज़, और अगर आपको कोकोनट पाम ट्रीज़ पर चढ़ना है लैडर से, उस पर भी उसको यूज़ करना है लैडर को, तो टैक्स होगा। असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, और अगर आपको फैमिली की प्रॉपर्टी मिली है आपके बाप दादाओं से, तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के टैक्सेस, इनमें से कुछ होते हैं आज, कुछ नहीं होते। मोस्ट ऑफ टैक्सेस हैव बीन एबॉलिश्ड, मतलब फालतू के टैक्सेस हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी इनमें से कुछ यूज़ होते होंगे, ठीक है। अब है दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। तो जितने भी रिसोर्सेज जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया या कुछ भी गिफ्ट्स कलेक्ट किए, ये सब क्या था, किंग की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी किंग अपने राज्य के एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ करता था। एज वेल एज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, वो मंदिर बनवाता था, किले बनवाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और लड़ाई लड़ने के लिए भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अगर किसी से वॉर में जाना है किसी स्टेट के अगेंस्ट, एंड विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर। और अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी वॉर पर, तो अगर आपने उस वॉर को जीत लिया, तो इसका मतलब आप वहाँ से धन लूट कर लेकर आएंगे, ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज़ द ट्रेड रूट्स। तो अगर आपने किसी राज्य को जीता है, तो वहाँ के से गुजरने वाले ट्रेड रूट्स, जहाँ से व्यापार होता है उन जिन रास्तों से, और वहाँ की जो लैंड है, वो सब भी आपको मिलेगा। ये सब एक्सपेक्ट करके ही वॉर लड़ी जाती थी। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज़ वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। तो ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम वही करेगा जो एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी बात लोग मान ही लेंगे, ठीक है। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी, और ये पोजीशंस अगर एक फैमिली में बाप अगर टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है, तो उसका बेटा करेगा नेक्स्ट ये काम। एंड दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और आर्मी में भी ऐसे ही रिक्रूटमेंट होती थी, हेरिडिटरी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे राजा अपने ही कुछ खास रिलेटिव्स को ये पोजीशन, यानी टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करने की पोजीशंस दे देता था। अब है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। ये क्या होती थी? प्रशस्तीज ऐसी डिटेल्स होती थी जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो, जो भी कुछ लिखा गया उस प्रशस्ति में वो ज़रूरी नहीं है ट्रू हो, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। क्योंकि क्या होता था, राजा ना अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ लिखवा देते थे, कि मतलब अपनी कुछ अचीवमेंट्स कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देते थे, अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें लिखवा देते थे। तो इससे ये पता चलता था कि रूलर अपने आप को क्या दिखाना चाहता है दुनिया को, एज वेलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स, मतलब इस तरह की चीज़ें जो उसको दूसरों की नज़र में बहुत महान बनाती हैं, ऐसी चीज़ें वो दिखाता था। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय लर्नड ब्राह्मणास। तो जो ब्राह्मण थे वो बहुत पढ़े लिखे जो ब्राह्मण होते थे वो प्रशस्ति लिखते थे। वो ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कभी कभी हेल्प राजा की करते थे, ठीक है। अब एक रूलर है नागभट्ट, उनकी प्रशस्ति के बारे में यहाँ बात की गई है। मैनी रूलर्स जो होते हैं वो प्रशस्ति के अचीवमेंट्स, प्रशस्ति में जो अचीवमेंट्स लिखवाई जाती हैं राजाओं के द्वारा, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने एक गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में भी पिछली क्लास में बात की थी। एक प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखी गई है और वो ग्वालियर में मिली है मध्य प्रदेश में, वो डिस्क्राइब करती है कि जो नागभट्ट है उसके बारे में, जो प्रतिहार किंग है वो क्या था। देखो कैसे लिखा गया है कि द किंग ऑफ आंध्रा सेंधावा यानी सिंध और विदर्भ यानी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा यानी पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम, उसके आगे गिर जाते थे। इवन जबकि वो प्रिंस था उसके आगे झुक जाते थे वो। एंड ही वॉन अ विक्ट्री ओवर अ चक्र युद्ध एंड रूलर ऑफ कन्नौज था, उसको जीता उसने। एंड ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा यानी बंगाल के किंग को हराया। अनर्ता यानी
जो गुजरात का पार्ट था, मालवा जो मध्य प्रदेश का पार्ट था, किरत जो कि फॉरेस्ट पीपल को बोला जाता है, एंड तुरुष्क यानी तुर्क्स जो थे, और वत्स मत्स्य, ये सारे किंगडम्स उसके बारे में मतलब उसके विक्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, जो कि उसने खुद ही लिखवाई थी। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाई ग्रांट ऑफ लैंड। अब ब्राह्मण इतना काम करते थे क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊंची जो कास्ट सिस्टम है उसमें सबसे ऊंची उस पर आते थे, ठीक है, स्टेप पर। तो जो ब्राह्मणास बोलते थे उनकी बात को सारी दुनिया मानती थी, मतलब सारी जनता मानती थी कि ये ब्राह्मण है, मतलब दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द गॉड ओनली, ठीक है, तो उनकी बात मानी जाती थी। तो ब्राह्मण जब इतना काम करते थे राजाओं के लिए, तो वो रिवॉर्ड उनको मिलता था किंग्स के द्वारा, उनको लैंड मिलती थी। तो दीज वर रिकॉर्डेड एज ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर की प्लेट्स पर ये सब रिकॉर्ड रखे जाते थे, एंड विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो जिसको लैंड दी जा रही है कॉपर प्लेट्स पर लिखवा के उस कॉपर प्लेट्स को उसको दिया जाता था, कि जिससे कि वो बाद में प्रूव कर सके कि हाँ ये लैंड उसकी है, उसको दी गई है, ठीक है। देखिए इस तरह का ये जो कॉपर की प्लेट्स हैं इस पर लिखा गया है, ये एविडेंस हमको मिला है, ठीक है। देखिए दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The ring holding, जो रिंग है ये लगी हुई, ये प्लेट्स को आपस में जैसे कि हम की रिंग होता है ना उस टाइप से होल्ड करा हुआ है, और इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील, इस पर रॉयल सील भी लगी हुई है, देखिए यहाँ पर, एंड टू इंडिकेट दैट दिस इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। तो इस सील से पता चल रहा है कि ये किसी ने फेक नहीं बनाई है, ये राजा ने खुद प्रोवाइड करी है उनको, ठीक है। अब है व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। अब है व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, दिस इज़ द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय चोलास, ठीक है। तो ये जो चोलास ने किसी को लैंड ग्रांट की होगी ब्राह्मण को, तो जो उसका तमिल सेक्शन है उसका एक पार्ट है जिसे इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी bushes. दिस इज वॉट द लैंड कंटेन्स फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड, गार्डन्स एंड ऑर्किड्स and trees, wells, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt-laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes। ठीक है, बता रहा है कि इसमें बता रखा है उस लैंड में क्या क्या चीज़ें थी जो दी गई है। एंड ही हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। तो जो भी इस लैंड को लेगा वो इससे टैक्स कलेक्ट करके अपना यूज़ कर सकता है। एंड ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स, द टैक्स ऑन बीटल लीव्स, दैट ऑन वुडन क्लोथ्स एज वेल एज ऑन व्हीकल्स। किस किस चीज़ पे टैक्स वो ले सकता है ये भी बताया गया है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद upper stories made of baked bricks, and he can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation, and he should ensure that water is not wasted and what embankments are built। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से उस लैंड पे पूरा अधिकार उस ब्राह्मण को दे दिया जाता था जिसको लैंड ग्रांट की जाती थी। अब है अनयूजुअल फॉर वेल्थ। 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over the Kashmir। ठीक है, 12th century was a long संस्कृत पोएम। ठीक है, ये बहुत अनयूजुअल था कि 12th century में एक बहुत लंबी संस्कृत की पोएम जो थी जिसमें कश्मीर के राजाओं की हिस्ट्री थी। ठीक है, इट वॉज कम्पोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हण। कल्हण का नाम आप सुनेंगे आगे हिस्ट्री में बहुत, वो बहुत फेमस ऑथर था। उसने ये लिखी थी, यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। उसने बहुत सारे सोर्सेज से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन। उसने इंस्क्रिप्शंस को देखा वहाँ उस टाइम के, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, आई विटनेस जिन्होंने देखा हुआ था अपनी आंखों से उनसे सुना, एंड अर्लियर हिस्ट्रीज जो कि पहले की लिखी गई थी, उन ये सारी चीज़ें लिखने से पहले, पोएम लिखने से पहले उसने ये सब देखा था और उनके बेसिस पे उसने अपनी हिस्ट्री को लिखा। एंड अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, लेकिन प्रशस्ति में तो क्या था, फेक भी लिख देते थे, कुछ बड़ा चढ़ा के लिख देते थे। वो क्या था, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल। वो ज़्यादातर रूलर्स की उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता था, यानी उनमें कमियां भी निकाल के बताता था कि ये कमी भी थी। वो मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ तारीफ़ ही कर रहा है। तो ही वॉन्टेड टू स्टे फेयर विद ऑल हिज राइटिंग्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वो सब चीज़ ऐसे लिख देगा। तो अब है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब धन के लिए ही लड़ाई यानी युद्ध किया जाता था, उसके बारे में ये बात है। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, आपने देखा गुर्जर प्रतिहार थे, चोल चालुक्यास, चेर पांड्यास, जो भी हमने मैप में देखे वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन को बिलोंग करते थे, एक जगह को।
एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज़, लेकिन वो चाहते थे हमेशा कि वो दूसरे एरियाज़ को भी अपने कंट्रोल में कर ले। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में गंगा वैली में कन्नौज भी एक ऐसी ही सिटी थी। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहार, जो गुजरात के जो किंग्स थे, गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, वो जो उसके रूलर्स थे और राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज़, वो इस कन्नौज पे अधिकार करने के लिए लड़ते रहे काफ़ी टाइम तक। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज़ इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, देखिए 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी जो आपस में लड़ती रहती थी। तो हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज अ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, तो इसलिए वो मतलब 3 ट्रिपार्टाइट यानी कि 3 लोगों का स्ट्रगल बोलते हैं कि 3 पार्टीज़ थी इसमें इन्वॉल्व, तो 3 पार्टीज़ का स्ट्रगल वो बोलते थे, इसका नाम से इसको फेमस। जैसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल अगर आपको बोला जाए तो यू शुड ऑब्वियसली नो कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कन्नौज सिटी, दैट इज़ यू नो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पायल डायनेस्टीज, जो आपस में 3 पार्टीज वर इन्वॉल्व इन दीज वॉर्स, ठीक है। एज वी विल सी, अब देखेंगे आप आगे देखेंगे, ठीक है। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जो रूलर्स उस टाइम होते थे वो अपनी पावर कैसे दिखाते थे, वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते थे, बड़े बड़े मंदिर। उन दिनों मंदिरों का, साउथ इंडिया में मंदिर बनाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो अपनी टेम्पल्स बनाकर अपनी पावर दिखाते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, तो जब वो एक दूसरे के किंगडम को हम अटैक कर देते थे, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले टेम्पल्स को अटैक करते थे। तो टेम्पल्स को अटैक करने का मतलब होता था कि वो उस किंग की रेपुटेशन को, उसकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से, क्योंकि टेम्पल उसने बनवाए इसलिए थे कि वो ये शो कर सके कि उसकी पावर क्या है। अगर आप टेम्पल पे ही अटैक कर रहे हैं तो इट मीन्स उसकी पावर को चैलेंज कर रहे हैं आप। एंड विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, और टेम्पल्स काफ़ी रिच होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ऐसा ही एक रूलर था जिसने मंदिरों को तोड़ा था। अफ़गानिस्तान से ही आया था, उसने 997 से 1030 तक अपना रूल किया था। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, तो इंडिया से बाहर सेंट्रल एशिया जो था वहाँ पर उसने बहुत सारी जगह पर कंट्रोल किया था, ईरान पर, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारे देश का उसने कंट्रोल कर लिया था। फिर उसने सब कॉन्टिनेंट के को हर साल रेड किया, मतलब आता था लूट के चला जाता था। तो उसके टारगेट्स हमेशा बहुत अमीर टेम्पल्स होते थे, लूटने का उसका पर्पज़ होता था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ का मंदिर बहुत फेमस है जो उसने लूटा था गुजरात का। एंड मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी, और जो वो धन लूट के ले गया था उसका यूज़ क्या करता था, उसने गजनी एक सिटी बनाई थी, ठीक है, वो बहुत शानदार थी और वो सारा धन वहीं यूज़ करता था, ठीक है। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड, वो चाहता था कि वो लोगों के बारे में और जाने जिसको उसने जीता हुआ था। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अलबिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो उसने क्या कहा था, एक राइटर को ये काम दिया, अलबिरूनी उसका नाम था, कि वो उस इंडिया के बारे में कुछ लिखे, बातें लिखी जो भी वो जानता है। एंड दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद, ठीक है, अरेबिक भाषा में ये किताब है, उसका नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियन के लिए, उस टाइम की हिस्ट्री के को जानने के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और उसने ये सब चीज़ें बनाने के लिए संस्कृत के जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनसे भी संपर्क किया था, जिससे कि वो जान सके अच्छे से। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमनाज, और भी जो किंग्स थे जो वॉर करते थे वो चाहमनाज डायनेस्टी थी, जिन्हें बाद में चौहान बोल दिया गया, जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास के रीजन को रूल करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट, वो क्या कोशिश करते थे कि जो इंडिया का वेस्ट साइड है वहाँ को एक्सपेंड करें, वहाँ पे और ज़्यादा जगह अपनी एक्सटेंड करें, और ईस्ट की साइड भी, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द, और लेकिन इनको किसका सामना करना पड़ता था, चालुक्यास को जो गुजरात में थे, और गढ़वालास ऑफ, मतलब गढ़वाल्स जो बोलते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और बेस्ट नोन चाहमनाज रूलर कौन थे, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, सबसे फेमस थे ये चाहमनाज में। एंड हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191, उसने हराया था मोहम्मद गौरी को। आपने नाम सुना होगा वैसे ऊपर ऊपर से, चाहे हिस्ट्री आप डीप में ना जानते हो, लेकिन मोहम्मद गौरी का नाम आपने सबने सुना होगा। ये अफगान रूलर था, इसको हराया था उसने, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट डे, लेकिन अगले साल हार गया, 1192 में वो हार गया, ठीक है।
अब हमारे इसके बाद नॉर्थ इंडिया का पार्ट अभी यहाँ तक इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इतना ही करते हैं। अगला हम चोल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।